हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। और आज जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं ये है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इफ यू सी, अब तक हमने जो काफ़ी चैप्टर्स जो हमने क्लास में किए, हमने उसके रिलेटेड असाइनमेंट्स भी ख़त्म किए। बट अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे क्लास में कभी हुए ही नहीं। सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट लर्न दोज चैप्टर्स एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग सम्स विद रिस्पेक्ट टू इट। श्योर। सो मोर और लेस 3-4 चैप्टर ही हैं ऐसे जो हम लोगों ने अभी तक क्लास में नहीं किया है फॉर आवर नवंबर एग्जाम। जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट हमने उसके ऊपर असाइनमेंट्स ले लिए हैं। इन्वेंट्रीज कंसाइनमेंट्स पर असाइनमेंट्स पेंडिंग है बिकॉज I want to take it in the class again फिर से due to some obvious reasons. बट बाकी जो चैप्टर्स है उसके ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह सब मैंने आपको भेजे हैं और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आई होप आपने सब असाइनमेंट्स को सॉल्व किया है। द डे व्हेन वी मीट and you come up with your doubts, the first thing that I'll see is whether you have solved. Answers does not matter to me. आपको मालूम है, irrespective of आपके आंसर राइट हो या रॉन्ग, बस सॉल्व करा हुए बुक्स में लाइन में मुझे सब चैप्टर्स चाहिए। Anyways, so the chapters and accounts are journal, ledger, trial balance, cash book, rectification, bank reco, inventory, depreciation, bills of exchange, sale of goods, consignment, ADD, account current, proprietor, partnership and NPO and company accounts. So more or less बहुत सारे chapters हमने वैसे भी कर लिए हैं। तो let us start with sale of goods on approval or return basis। बहुत छोटा चैप्टर है ये। The intention behind accounts में लाइव लेक्चर ना लेते हुए रिकॉर्ड कर आपको भेजना is only one कि you can revise and see this video n number of times till your exam. I hope you understand. Live lecture is something which is very easy and it can be done within half an hour. But to same record the lecture for that half an hour, it takes me 3 hours. But it is worth it because you get that opportunity to revise chapter again and again. You get an opportunity to see the video again and again. You can revise and जितनी बार आप उसको revise करना चाहो कर सकते हो. But live lectures में that is not possible. And that's why I have decided to go through this recording part so that ये आपके पास lifetime रहे. Anyways, चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत छोटा चैप्टर है, तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या कहता है ये चैप्टर। पूरा अच्छी तरह से समझना है। मैं आपके लिए सम्स भी सॉल्व करूंगा जिससे आपको एक आइडिया है कि हाउ द सॉल्विंग पार्ट गोस, है ना। चलिए, नाउ सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि यहाँ पर हम जो सेल है वो कह रहे हैं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ओके, ये शब्द को अगर हम 2 मिनट समझें तो ये कह रहा है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब ये है कि हम हमारे कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, हम हमारे कस्टमर्स को क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। और गुड्स बेच रहे हैं विथ कस्टमर को 2 ऑप्शंस। एक, तुझे चाहिए तो तू रख, दैट इज अप्रूवल। या 2, तुझे अगर मेरा दिया हुआ गुड्स पसंद नहीं आया तो तू रिटर्न भी कर सकता है। आई बात समझ में? इसका मतलब व्हेन अ कस्टमर अप्रोचेस यू और आप जब गुड्स बेचना चाहते हो तो कस्टमर को आप एक ऑप्शन देते हो कि तुझे चाहिए ना तो तू गुड्स लेके जा, अच्छा लगा तो रख लेना, नहीं लगा तो दे देना। आई बात समझ में? तो 1 मिनट हम लोग एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। समझ के चलिए कि ये जो लॉकडाउन है जिसमें हम लोग ये कर रहे हैं ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि नॉर्मल लोगों की कितनी बड़ी हालत खराब है और लॉकडाउन के बाद जो है इकोनॉमी का क्या होगा पता नहीं। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल एक ही लेन में देयर आर 4 शॉप्स, ओके, selling same commodity. Let us say for example they are selling shirts. 4 दुकानें हैं और सबके सब जो है शर्ट्स एंड ट्राउजर्स बेचते हैं। अब
ऑब्वियसली लॉकडाउन में और उसके बाद लोग जो है वो सेव करने का ज्यादा सोचेंगे, बिकॉज कब तक सब क्लियर होगा ये आइडिया नहीं है, कब तक इकोनॉमी पूरा बूम होगा आइडिया नहीं है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर आता है और वो सोचता है कि उसे आज एक शर्ट लेना है, तो उसके पास 4 ऑप्शन है कि वो कौन सी शॉप पे जाए, राइट। और ये जितनी भी शॉप्स हैं, ये सब की सब शॉप्स उस कस्टमर को अपने तरफ लाने की कोशिश करेगी, बिकॉज एवरी शॉप नीड्स बिजनेस। आज उनको भी पता है कि जरूरत हमें नहीं, कस्टमर को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, राइट। तो होता है ऐसा जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो जो दुकानदार है जो बिजनेस कर रहा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल शॉप नंबर 2, वो इसे कहता है कि भैया आज आप है ना गुड्स जो है वो लेके जाओ, मैं आपको गुड्स आज बेचता हूं, और देयर इज नो नीड टू गिव मी पैसा, नो मनी, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। कस्टमर बोला वाह फ्री में दे रहे हो क्या? तो दुकानदार कहता है भैया फ्री नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज नो मनी, आज पैसा मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आज पैसा देने की, आप इस शर्ट को घर लेकर जाइए, ठीक है, और मुझे 3 डेज के अंदर आप ये बताइए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपकी फैमिली कहती है कि शर्ट अच्छा है तो आप रख लेना, आपकी फैमिली अगर कहती है कि नहीं खराब है तो आप मुझे रिटर्न कर देना। सो आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन। अब बताइए कस्टमर को कितना अच्छा रहेगा कि अरे यार इट्स सो नाइस, सामने वाला जो है अब अपने को इतनी फैसिलिटी दे रहा है, पैसे भी नहीं मांग रहा, और वो कह रहा है कि 3 दिन बाद आप डिसाइड कर कहना कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो कहां जाएगा? ये शॉप में जाएगा, राइट, बिकॉज ये शॉप में उसको कुछ ज्यादा मिल रहा है, उसको एक ये ऑप्शन मिल रहा है कि मैं जो है शर्ट पहन के देखूं, शर्ट को 3 दिन का क्रेडिट है, प्लस अच्छा भी नहीं लगा तो मैं लौटा सकता हूं, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो ले लिया। सो इससे क्या होता है, एक शॉप का सेल बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, जब आप ऐसी फैसिलिटी कोई कस्टमर को देते हो तो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब समझ लीजिए कि ये कस्टमर लेकर चला गया, ओके, अब ये कस्टमर लेकर तो चला गया, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अब मैं इसको मेरे बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूं, राइट, इसको मैं बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूं। अब आप मुझे कहेंगे सर ये तो सिंपल है, जो है इट इज इजी, इसमें क्या रिकॉर्ड करना, ये तो सेल है। अरे लेकिन सेल के पैसे तो नहीं दिए ना उसने। हाँ तो सर इसमें क्या दिक्कत है, ये क्रेडिट सेल है। तो आप क्या सोचेंगे कि एंट्री जो होगी वो होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो। आप अपनी बुक में ये एंट्री पास कर देंगे कि डेटर्स टू सेल्स। बट फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये एंट्री तो हम तब पास करते हैं ना जब कंफर्म सेल हो, लेकिन यहां पर कंफर्म तो सेल नहीं है, ये तो रिटर्न भी कर सकता है। सोचिए कल जाकर अगर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसने रिटर्न कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो ये एंट्री पास करके बैठे हैं डेटर्स टू सेल्स, तो फिर हम क्या करेंगे इस चीज का? आइए आपको बात समझ में क्या होने वाला है इस चैप्टर में। यस, तो इसीलिए ये चैप्टर हमें सिखाएगा अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स, अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब ऐसे गुड्स जिसमें आप कस्टमर को एक ऑप्शन देते हो कि तुझे चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो दे दे, इसकी हमारे बुक्स में कैसी अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये हमें चैप्टर सिखाने वाला है। ये चैप्टर में आपको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हमारे बुक में कैसी की जाए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? परफेक्ट, आपको एक आइडिया आ गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब
सबसे पहले रूल कहता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब हम हमारे लॉ में जब ये एक्ट करेंगे, हमारे लॉ में ये एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम उसमें देखेंगे द सेल विल टेक प्लेस और द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर फर्स्ट when he signifies his approval or acceptance to the seller। मतलब क्या? अब ये पहली दो लाइन कह रही है, ये लाइन कह रही है कि एक गुड्स का कंफर्म सेल कब माना जाएगा। ये कब माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, ये गुड्स बायर का कब हो जाएगा, ये ओनरशिप बायर को कब मिलेगी, जब ये 3 ट्रांजैक्शंस होंगे, 1, 2 और 3, जिसमें पहला कहता है जब जो बायर है वो अपनी अप्रूवल सेलर को कम्युनिकेट करे। इसका मतलब क्या, बायर जो है वो घर जाकर सेलर को फोन करके बोले मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे रख रहा हूं। लो बोलो, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। इसका मतलब अब क्या ये कंफर्म सेल हो गया क्या? हाँ, अब ये कंफर्म सेल हो गया। क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये तो सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न है? नहीं, अब ये कंफर्म सेल है। कंफर्म क्यों है? बिकॉज यहां पर आपको बोला गया है, उसने सिग्निफाई किया है, उसने अपनी अप्रूवल दी है कि उसे गुड्स अच्छे लगे, वो इसे एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? तो एक तो अगर वो हमें ऐसे कॉल कर कर बोल दे, कंडीशन नंबर 1, वो अपनी अप्रूवल दे दे, तो हम मान लेंगे कि ये सेल है। क्लियर है? सेकंड, व्हेन ही डज सम एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, क्या कहा? व्हेन ही डज सम एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, व्हेन ही डज सम एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन? इसका मतलब है उसने गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया जिससे हम मान जाएं कि उसने वो ले ही लिया। अब आप एग्जाम्पल ले लो तो आपको 2 मिनट में समझ जाएगा। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है इसके? एक, वो जो चीज है ना उसने वो तोड़ दी। समझ लीजिए एक एंटीक आइटम था जो आपकी दुकान से वो लेकर गया ये बोलकर कि मम्मी का बर्थडे है और 3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा मुझे अच्छा लगता है या नहीं, मेरी सिबलिंग को पूछकर या मेरे भाई बहन को पूछकर आई विल टेल यू। एंड वी वर लाइक ओके। अब 1 दिन के बाद उसने हमें फोन कर कर बोला अंकल सॉरी, मैंने ना आपका वो कांच का जो है ना वो तोड़ दिया। लो बोलो, अब तोड़ दिया तो क्या वो सेल हो गया कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली सेल हो गया। तोड़ दिया तो क्या अब हमको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। सेकंड, कोई ऐसी चीज है जो वो खा गया। यस, ऐसी कोई चीज है जो खा गया, ऐसी कोई चीज है जो उसने फाड़ दी। शर्ट है, लेकर गया और बाद में वो कहता है सर वो शर्ट फट गया तो अब तो सेल है वो। दूसरा, ऐसी कोई चीज जिसने वो कहीं पर गिरवी रख दी। अब बताइए चीज उसकी थी क्या? नहीं, ये चीज तो हमारी थी। हमने उसको क्या बोला था कि 3 दिन में हमको जवाब दे, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी तक जब तक जवाब नहीं देता वो चीज किसकी है? हमारी। तो वो किसी के पास गिरवी कैसे रख सकता है? तो उसने गिरवी कर दी या किसी और को बेच दिया। लो बोलो, हमें ऐसा कहा कि मैं आपको कहता हूं मुझे चाहिए कि नहीं और उसी ने किसी और को बेच दिया। आप समझ रहे होंगे, मतलब ऐसा कुछ करना जो एक नॉर्मली ओनर ही अपने गुड्स के साथ करता है, अगर वो ऐसा कुछ करता है एज इफ ही ट्राइज टू शो कि वो उस गुड्स का ओनर है, तो हम मान लेंगे कि ये कंफर्म सेल हो चुका है। मतलब शर्ट है तो फाड़ दिया, तोड़ दिया, खा लिया, घुमा दिया, फेंक दिया, किसी को बेच दिया, किसी के पास गिरवी रख दिया। अरे यार, ये तो वही कर सकता है जो उस गुड्स का ओनर है। Yes or no? So when he does some act which shows that he has adopted, when he does something जहां पर ये प्रूफ होता है कि अरे अब तो ये चीज बिक गई, तो उसको हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। परफेक्ट। अब थर्ड, if he does not signify his approval or acceptance to the seller, मतलब उसने अभी तक अपनी हाँ नहीं बोली हमें, but he retains the good
विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाइड हो तो, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम इफ द टाइम हैज नॉट बीन फिक्स्ड। अब ये पॉइंट भी समझ लेंगे, ध्यान से देखिए। अब समझ लीजिए कि आपके शॉप पर वो आया कस्टमर और वो क्या लेकर गया, शर्ट लेकर गया, यस और नो। अब जब वो शर्ट लेकर गया तो आपने उसको 3 डेज का समय दिया था और कहा 3 दिन में जवाब दे देना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी? उसने कहा ठीक है। अब समझ लीजिए कि 3 डेज एक्सपायर हो गए, 3 डेज आर एक्सपायर, 3 डेज आर ओवर, और अभी तक उसका कॉल ही नहीं आया। आज 4 दिन हो गए, कॉल ही नहीं आया, 5 दिन हो गए, कॉल ही नहीं आया। अब क्या समझना हमने, सेल समझना या नहीं समझना? यस। तो रूल कहता है अगर टाइम डिसाइड करके रखा था और अगर अब तक उसने जवाब नहीं दिया तो हम उसे सेल कंसिडर करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस एवरीबडी? और समझ लीजिए कि टाइम डिसाइड नहीं हुआ था, टाइम वॉज नॉट डिसाइडेड। समझ लीजिए वो कस्टमर जो है हमारे पहचान वाला था, तो हमने उसके साथ कोई टाइम डिसाइड नहीं किया था, हमने उसको सिर्फ इतना कहा था कि आप जो है वो रीजनेबल समय में हमें बता देना, यस और नो, बराबर। तो ऐसे समय में, अगर ऐसे समय में वो शर्ट लेकर जाता है तो लॉ कहता है हम रीजनेबल समय तक रुकेंगे। अब रीजनेबल इज नॉट डिफाइंड इन लॉ, क्योंकि रीजनेबल सबके लिए अलग अलग हो सकता है। रीजनेबल इज अ सब्जेक्टिव टर्म। किसी के लिए 10-15 मिनट लेट होना इज रीजनेबल, किसी के लिए 1 घंटा भी लेट हुआ तो चलता, इट इज रीजनेबल। रीजनेबल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो रूल कहता है अगर समझो आपने सेल किया और टाइम डिसाइड नहीं हुआ था तो ऐसे समय में रीजनेबल समय तक यू शुड वेट। ठीक है, रीजनेबल टाइम खत्म होने का वेट करो। रीजनेबल समय हो गया और अगर उसका तब तक जवाब नहीं आता है तो आप अब उसको क्या समझ लेंगे, सेल समझ लेंगे। श्योर अबाउट दिस? जस्ट इमेजिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको आपसे लेकर गया और उसने कहा भैया आपको थोड़े समय में बताता हूं। आपने कहा ठीक है, जरा बताइए 3 महीने हो गए, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब क्या हम मान लेंगे कि वो सेल हो गया है? नहीं मानेंगे, 100% मान लेंगे कि वो सेल हो गया। यस और नो? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अब यहां पर इस स्लाइड में क्या बताया गया, 3 कंडीशंस है जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये अप्रूव करना है या अडॉप्ट कर लिया, या तो फिर आपने ना कोई जवाब दिया लेकिन रीजनेबल टाइम समय खत्म हो गया, या तो जो टाइम डिसाइड किया था वो खत्म हो गया। तो हम क्या मान लेंगे कि ये सेल हो चुका है। क्लियर है? पक्का? श्योर अबाउट दिस? अब आप कहेंगे सर अब इसकी अकाउंटिंग कैसी करें? अब वही तो हम सीखने वाले हैं। क्या करना है हमें? अकाउंटिंग। कैन यू सी दिस? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है। इस चैप्टर में यह कहता है कि हमारे पास ऐसे अप्रूवल और रिटर्न पर बेचे हुए गुड्स की 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। देयर आर 3 मेथड्स टू रिकॉर्ड ऐसा सेल जो अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर हुआ है। क्लियर है? पहला है अगर आपका सेल कैजुअल है, दूसरा अगर आपका सेल फ्रीक्वेंट है, और तीसरा अगर आपका सेल न्यूमेरस है। अब ये 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, कैजुअल, फ्रीक्वेंट, न्यूमेरस। क्लियर है? पक्का? तो अब हम पहले समझेंगे कैजुअल। अभी कैजुअल का मतलब है आपके ऐसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में हार्डली होते हैं। कैजुअल का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस में ऐसे
अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर बेचने का जो बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, वो हार्डली करते हो। नॉर्मली आप कस्टमर को ऐसा ऑप्शन नहीं देते हो। आप एक तो उसको बोलते हो पैसा रख, माल उठा, नहीं तो जाने दे। समझ में आ रहा है? तो जब आपके बिजनेस में समझ लीजिए महीने में एक आधा ट्रांजैक्शन होता होगा जहां पर आप ऐसे कस्टमर को ऑप्शन देते हो कि चल भाई तेरे को चाहिए तो 3 दिन में जवाब दे, चलेगा मुझे। रूल कहता है ऐसे समय ऐसे ट्रांजैक्शंस को ऑर्डिनरी सेल ही ट्रीट कीजिए। ऑर्डिनरी सेल की जो एंट्री है वैसा ही उसे ट्रीट करना है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो अब ऑर्डिनरी सेल पर हम क्या एंट्री पास करेंगे, मेथड 1 की हम यहां पे देख रहे हैं। अब जब गुड्स आपने सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचे तो आपको तो मालूम है हमारी एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये देखिए वही एंट्री है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सिंपल। अच्छा, जब हम बेचते हैं तो कॉस्ट पे बेचते हैं या सेलिंग प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं। तो ये देखो इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। परफेक्ट। इसका मतलब जब भी आपने गुड्स बेचा आप क्या एंट्री पास करोगे, डेटर्स टू सेल्स, मतलब ऐसा एंट्री पास करोगे एज इफ वो सेल हो गया। लेकिन समझ लीजिए अगर वो गुड्स रिजेक्ट हो गई तो गाइस कोई बात नहीं, हम एंट्री को उल्टा कर देंगे। ऑटोमेटिक बुक से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल टू डेटर्स। यस और नो? सेल टू डेटर्स या सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, जैसा आपको ठीक लगे। सेल ही कम होने वाला है तो याद रखना है अगर गुड्स रिजेक्ट हो गए तो हम क्या करेंगे, एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जब हम बेचेंगे तो क्या एंट्री आएगी, डेटर्स टू सेल्स। और अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स टू डेटर्स। यस और नो? सिंपल है? पक्का ना? अगर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, अगर गुड्स को बोल दिया एक्सेप्ट कर दिया, उसने कॉल करके बोला मुझे अच्छा लगा शर्ट में रखना चाहूंगा, तो अब क्या आप कोई एंट्री पास करोगे, नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं, अरे भैया, अरे बुद्धू, आपने तो जब पहली बार बेचा था तभी तो एंट्री पास कर ली थी, आपने तभी एंट्री क्या पास करी थी, डेटर्स टू सेल। तो अब आप फिर से थोड़ी ना एंट्री पास करोगे। अगर आप फिर से एंट्री पास करोगे तो कहना इसे डबल बार रिकॉर्ड हो जाएगा। यस और नो? तो अगर सामने वाला हमें फोन कर कर कह देता है कि मैं गुड्स रख रहा हूं तो हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। यस और नो? परफेक्ट? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? तो अगर रिजेक्ट करता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एक्सेप्ट करता है तो कुछ भी नहीं करना। क्यों कुछ भी नहीं करना, अरे भाई क्योंकि हमने पहले ही सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, अगर गुड्स हायर प्राइस पर एक्सेप्ट किए गए हो तो फिर क्या करें। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, थोड़ा समझिए। जब वो गुड्स लेकर गया तो वो समझ लीजिए 1000 रुपए पर लेकर गया, ठीक है। वो गुड्स आपने पहले उसको क्या बोलकर बेचा था कि मैं 1000 रुपए में बेच रहा हूं, तो उसने बोला ठीक है मैं घर जाकर आपको कहता हूं। अब समझ लीजिए कि उसका फोन आया कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, बट आप अब थोड़ा अलग मस्ती में आ गए। आपने कहा भैया आपको अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना वो चीज जो है ना अब 1500 में बेचनी है। आपने क्या कर दिया, अपनी प्राइस को रिवाइज कर दिया। आपने क्या बोल दिया, अब तो मैं इसको 1500 में बेचूंगा। अब वो कह रहा है ऐसे कैसे 1500 में बेचोगे, तो आपने अलग एटीट्यूड दिया। आपने कहा ठीक है मत ले, दे दे, इधर दे दे गुड्स मेरे को, मेरे पास दूसरे कस्टमर है जो 1500 में लेना चाहते हैं। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब कस्टमर को तो वो चीज अच्छी लग गई, वो तो देने से रहा, तो कस्टमर कह रहा है हाँ ठीक है मैं 1500 में लेने को तैयार हूं। तो जरा बताइए पहले आपने कितने अमाउंट की एंट्री की थी, डेटर्स टू सेल आपने कितने अमाउंट की एंट्री की थी, 1000।
और आप उसको कितने में अपने उसको गुड्स बेचने का उससे एक्सेप्ट करवाया 1500, तो कहना है हमें और 500 रुपए की एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस, तो हम फिर से एंट्री पास करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500, मतलब पहले 1000 रुपीज की एंट्री पास करी और अभी और 500 की एंट्री पास कर ली, मतलब टोटल डेटर्स अब कितने से डेबिट हो गया, 1500 से डेबिट हो गया। श्योर, पक्का। उल्टा हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या कहता है, अगर गुड्स एक्सेप्ट किए हो लेकिन लोअर प्राइस पर। अब थोड़ा सिचुएशन को समझिए। ओरिजिनल आपने उसको 1000 रुपए बोलकर बेचा था, राइट, तो उसने तो आपने 1000 रुपए पर अपनी एंट्री रिकॉर्ड करी, डेटर्स टू सेल। अब आपका बिजनेस चल नहीं रहा, तो कस्टमर ने कॉल कर कर कहा, सर मैं ना ये गुड्स अच्छा लगा, मैं रखना चाहता हूं, बट मेरी मम्मी कह रही है कि 1000 रुपीज इज वे टू मच, मुझे इसको अगर आप इसे 800 रुपीज में देते हैं तो आई एक्सेप्ट, वरना मुझे नहीं चाहिए, मैं कल आकर आपको दे दूंगा। अब आपको तो बेचना है क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है थोड़ा सा ठंडा, तो आपने उसको बोला, हाँ भाई ठीक है गुड्स रख लो, मुझे चलेगा। तो अब रिवाइज प्राइस पर क्या, कौन सी प्राइस पर उसने एक्सेप्ट किया, 800 रुपए पर। लेकिन आपने पहली एंट्री कितने पे रिकॉर्ड की थी, 1000, लेकिन एक्चुअल में सेल कितने पे हुआ है, 800। तो क्या हमें 200 रुपीज से रिवर्स करना पड़ेगा? यस, तो रिवर्स करने के लिए हम कह रहे हैं इसे 200 रुपीज की एंट्री उल्टी कर देंगे। हमने पहले एंट्री क्या पास की थी, डेटर्स टू सेल, अब हम क्या करेंगे, सेल्स टू डेटर्स। तो यहां पर हो जाएगा सेल्स टू डेटर्स 200। आई बात अब क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पूरा अच्छी तरह से समझ रहा है? इसका मतलब ये जो पहली मेथड हम देख रहे हैं इसमें कुछ नया है ही नहीं। जब भी सेल होगा डेटर्स टू सेल, सेल नहीं हुआ उसने रिजेक्ट कर दिया, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स टू डेटर्स। अगर हाई प्राइस पे एक्सेप्ट हुआ तो फिर वो डिफरेंस की प्राइस से हमें और एंट्री रिकॉर्ड करनी है, डेटर्स टू सेल। अगर उसने कम प्राइस में रिकॉर्ड किया तो हमें उत्ते से रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स टू डेटर्स। एक ही एंट्री को हम खेल रहे हैं, डेटर्स टू सेल, सेल्स टू डेटर्स। श्योर, पक्का, एवरीबडी? ओके, अब थोड़ा समझिए, एट द ईयर एंड गुड्स आर लाइंग विद द कस्टमर एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। अभी इसका मतलब क्या, थोड़ा समझना, समझ के चलिए कि आपके पास कस्टमर 29 मार्च को आया था, ठीक है, 29 मार्च 20 को आपके दुकान में कस्टमर आया था और आपने 10,000 जो सेलिंग प्राइस है उस पर उसको गुड्स बेचे थे, ये बोलकर कि तू मुझे 10 दिन में जवाब दे कि तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ही वॉज लाइक ओके, तो आपने क्या एंट्री पास कर ली तब, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000, यस और नो, 10,000। अब वो एंट्री आपने पास कर ली। अब आप मुझे बताइए वो कब जवाब देने वाला है आपको, 10 दिन बाद। इसका मतलब कहीं 8 और 9 अप्रैल को वो आपको जवाब देगा, लेकिन उसके पहले तो डेट आ जाती है 31 मार्च। अब आप कहोगे सर 31 मार्च आ गया तो क्या बड़ा हो गया? अरे भैया 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है ना। हाँ, तो ईयर एंड होता है तो क्या होता है? अरे भैया ईयर एंड में हमें क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट और पीएनएल। ओ, मतलब अब उसके पास जवाब देने का समय भी है, हम अभी उसको पूछ भी नहीं सकते, और हमारा तो बीच में डेट आ गया जहां पर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। यस और नो, हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, और इसमें ये ऐसा एक सेल पेंडिंग है जिसमें हमें पता ही नहीं वो लेगा या नहीं लेगा। तो अगर पता ही नहीं है कि वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना बताऊं, मैं सेल्स कितना बताऊं? आपको नहीं लगता मेरी बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल में मेरा सेल का फिगर इज नॉट कंफर्म, मेरा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर इज नॉट कंफर्म? आप बोलेंगे सर कंफर्म क्यों नहीं है? अरे भैया अगर हमने समझ लो सेल बता दिया, ठीक है, हम तो सेल की एंट्री पास करके बैठे हैं,
डेटर्स टू सेल्स। तो हम तो हमारे 31 मार्च में सेल्स जो है वो 10,000 से बढ़ा देंगे, लेकिन अगर 5 अप्रैल को उसने ना बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो आपको नहीं लगता 31 मार्च को हमने जो सेल बताया वो गलत चला गया? यस और नो? प्लस वो अगर वो ना कहता है तो वो भी माल हमारा ही है, लेकिन हमने तो ऐसा बताया कि वो सेल है, तो जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो तो हमने गलत बता दिया। तो आपको नहीं लगता ये तो गड़बड़ हो जाएगी? तो रूल कहता है करना क्या, ऐसे समय में हमें अकाउंटिंग में सिखाया गया है कि अगर 31 मार्च आ जाता है और सामने वाले ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास समय है, आपने बोला है कि 8 अप्रैल तक जवाब दे, तो आप अभी तो उसको नहीं पूछ सकते। तो रूल कहता है आप क्या करें, आप एंट्री को रिवर्स कर दें। डोंट शो इट एज सेल्स, बिकॉज यार वो सेल्स नहीं हुआ है ना अभी तक, तो आपने एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है। कैन यू सी दिस? यस और नो? सेल टू डेटर्स, आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया। सर इसका मतलब मैं ऐसा समझू ना कि अगर आपके कोई कस्टमर के पास माल पड़ा है और अभी तक उससे कंफर्मेशन नहीं आई है, कंफर्मेशन पेंडिंग है, लेकिन मेरा बैलेंस शीट पीएनएल बनाने का डेट अगर आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए। I should not show it as sales on the basis of conservatism, on the basis of prudence, because क्या पता वो सेल है या नहीं। तो बेटर है मैं उसको सेल ना बताऊं, बेटर है कि मैं जानबूझ से मेरे प्रॉफिट को इन्फ्लेट ना करूं। क्लियर है? अब आपने पहले सेल की एंट्री पास की थी, आपने उसको रिवर्स कर लिया। श्योर? अब ये तो आपने सेल को रिवर्स किया, आपको नहीं लगता ये माल जो कस्टमर के घर पे पड़ा है लेकिन है तो हमारा ही, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में तो आना ही चाहिए। तो गाइज ये जो माल था ये कितने का था, ये 10,000 सेलिंग प्राइस का था, राइट? समझ लीजिए इसकी कॉस्ट थी 7,000, इसकी कॉस्ट थी 7,000। तो फिर अभी क्या करेंगे, रूल कहता है जो कॉस्ट है उस अमाउंट पर ये वाली एंट्री पास कर देंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 7,000 से ऐड हो जाए। बिकॉज क्या हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे बताते हैं क्या? नहीं, हमने इन्वेंट्री चैप्टर में देखा है द स्टॉक इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो सिंपल है मेथड वन। मेथड वन इज एग्जैक्टली सेम एज योर बेसिक अकाउंट्स। जब भी बेचा डेटर्स टू सेल, जब भी रिजेक्ट किया उल्टा एंट्री सेल्स टू डेटर्स। अगर हाई प्राइस पे एक्सेप्ट किया तो और एक बार डिफरेंस का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेटर्स टू सेल। अगर लो अमाउंट पे एक्सेप्ट किया तो डिफरेंस रिवर्स करना पड़ेगा, सेल टू डेटर्स। अगर 31 मार्च बीच में आ गया और जवाब नहीं है तो हम रिवर्स कर देंगे एंट्री सेल्स टू डेटर्स, और कॉस्ट पर हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक में उतनी वैल्यू ऐड कर देंगे, विच इज इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब बराबर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री विद कस्टमर। श्योर अबाउट दिस? पक्का? पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया? श्योर एवरीबडी? चलो बढ़ जाऊं आगे। पक्का? थोड़े सम्स वम्स करूं, बताऊं उसमें कैसे सम होता है? सम्स भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। चलिए अब इसमें एक पहला सम देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि 15 सितंबर को आपने कस्टमर को ऑन सेल और अप्रूवल कॉस्ट प्लस 33 माल बेचा है 1 लाख में। ठीक है, आपने 1 लाख के गुड्स है और उन्होंने कहा है इसमें आपने कॉस्ट में 33.33 ऐड करके 1 लाख के गुड्स बेचे हैं। तो अब सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, 15 सितंबर को एंट्री जो होगी वो क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। यस और नो? डेटर्स टू सेल्स। फिर वो क्या कहता है,
अक्टूबर 20 को कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। कितने का रिटर्न कर दिया? 40 का रिटर्न कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 40,000 40,000। यस, जितने से रिटर्न किया हमने क्या किया? उतने से गुड्स को क्या किया? उतने से हमने रिवर्स कर दिया। अब ये 25 नवंबर को उसने कहा कस्टमर ने अप्रूव किया है। कितने के गुड्स अप्रूव किए हैं? 40। अब मुझे बताइए, जब कोई गुड्स अप्रूव करता है तो क्या हम उसकी एंट्री पास करते हैं क्या? नहीं। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज हमने पहले ही उसकी एंट्री पास कर ली है। तो 25 नवंबर को कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि आपने एंट्री पहले ही पास कर ली है। कहना इससे ये जो 40,000 जो अप्रूव हो गया है वो ये 1 लाख में है। यस और नो? अब एज ऑन 31 दिसंबर जो हमारा ईयर एंड आ गया, कस्टमर के अभी भी जवाब बाकी है। कितने का? 20,000 का। मतलब देखिए 1 लाख के गुड्स थे, देखिए बराबर से, जिसमें से 40,000 तो रिजेक्ट हो गए, बचे हुए 40,000 एक्सेप्ट हो गए, और अब जो बच गया 20,000 उसका अब तक जवाब आया नहीं है और साल जो है वो खत्म हो गया है। यस और नो? साल जो है वो खत्म हो गया है। तो अब ऐसे समय में करें क्या? अब हमें मालूम है कि अब जबकि ईयर खत्म हो गया और अभी तक उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने क्या सिखाया था? हम क्या करते हैं? यस, हम एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। सो पहले तो 31 दिसंबर को हम एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 20,000। तो ये आपका 31 दिसंबर को रिवर्स हो गया। श्योर अबाउट दिस? अब ये आपने सेल्स को रिवर्स कर दिया, लेकिन कहना है इससे ये जो 20,000 है ये इसके रिलेटेड हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक में माल लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 20,000 सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है? वेरी गुड, इट इज सेलिंग प्राइस। अब हमें मालूम है कि उसने क्या किया है? कॉस्ट प्लस 33.33 लगाया है, तो मैं कॉस्ट में अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूंगा। एंट्री क्या होती है? 31 दिसंबर को एंट्री जो पास होगी वो होगी इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप अमाउंट कितनी होगी तो हम खुद कर लेंगे कि अगर 20,000, अब ये कॉस्ट पे 33.33 है, मतलब आपको मालूम है मैंने सिखाया है कॉस्ट अगर 100 है तो ये कितने पे है? मतलब इफ दिस इज 133.33 तो 100 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो आंसर आएगा 15,000। श्योर? पक्का? तो ये 15,000 हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट। सबको समझ में आया? अच्छी तरह से बढ़ जाओ आगे। परफेक्ट। अगर आपको चाहिए आराम से आप रिवर्स कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। इसीलिए वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन, रिवाइज, अंडरस्टैंड, टेक योर ओन स्वीट टाइम। भागने का जरूरत नहीं है, अरे यार जा रहा है सर आगे भाग रहा है, भागो, एकदम आराम से। श्योर? तो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवर्स करके देख लीजिए, जो भी है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उसने गुड्स भेजे हैं ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये ट्रांजैक्शंस को हम एक्चुअल सेल्स ही समझते हैं और उसे डे बुक के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, हमें मालूम है। साल खत्म होने के पहले ही 200 सच गुड्स हैव बीन सेंड टू डीलर एट 250 ईच, जिसकी कॉस्ट 200 थी। ओके, एक मिनट, कितने गुड्स बेचे थे आपने? 200 यूनिट्स आपने भेजे थे जिसकी कॉस्ट है 200 रुपए और सेलिंग प्राइस है
₹250, ठीक है। इनमें से 50 रिटर्न हो गए। ओके भाई, 50 गुड्स का रिटर्न है, ठीक है, और 70 बेच दिया। ओके, 70 सोल्ड, और आगे का अभी तक पीरियड जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब 200 में से 50 रिटर्न हो गए और 70 जो है वो सोल्ड हो गए, तो कितने गुड्स का अब तक जवाब नहीं आया है? 200 माइनस 50 माइनस 70, यस 80 यूनिट्स का अभी कोई भी कंफर्मेशन ईयर एंड पे नहीं आया। देखिए, मैंने पूरे क्वेश्चन को अपने हिसाब से पूरा बना लिया। अगर आप देखेंगे मेरा लिखा हुआ तो आपको कितना क्लियर हो जाएगा। 200 गुड्स बेचे थे 250 रुपीज में, जबकि उसकी कॉस्ट 200 थी। 50 रिटर्न हो गए, 70 जो है वो सोल्ड हो गए, और 80 यूनिट्स का अब तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। साल लेकिन खत्म हो चुका है। तो अब कैसे करें? चलिए करेंगे। सबसे पहले हमें सेल की एंट्री पास कर लेनी है, यस और नो। तो क्या एंट्री पास होगी? चलो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने गुड्स बेचे थे आपने? 200 इंटू 250। सो 200 इंटू 250 कितना होता है? 200 इंटू 250, 200 इंटू 250, 50,000। यस, ये आपने पहला एंट्री पास कर दिया गुड्स बेचने का। फिर 50 गुड्स रिटर्न हो गए, कोई बात नहीं, रिटर्न हो गए तो हम एंट्री उल्टी कर लेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 250 इंटू 50। सो 250 इंटू 50 कितना होता है? 12,500, 12,500। यस। अच्छा, 70 गुड्स आपने बेच दिए। मुझे बताइए, क्या 70 गुड्स की कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं, जो 70 हमने बेच दिए उसकी एंट्री नहीं आती। आपको मालूम है क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका पहले ही रिकॉर्ड हो गया है। और 80 यूनिट्स का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अब आपको मालूम है ईयर एंड जब होता है और उसकी जवाब नहीं आती तो हमें क्या करनी पड़ेगा? एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री आएगी फिर से? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 250 इंटू 80 कितना है? 20,000, 20,000। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? अब 80 यूनिट्स का अभी तक जवाब नहीं आया था। ये देखिए, 80 यूनिट्स का जवाब नहीं आया था। वो मैंने वो जिसका जवाब नहीं आया उसको तो रिवर्स कर दिया, लेकिन अब मुझे उसको मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक में मैं सेलिंग प्राइस पे ऐड करूंगा या कॉस्ट पर? कॉस्ट पे। कितना कॉस्ट है उसका? 200। तो अब क्या एंट्री पास होगी? इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 80 यूनिट्स इंटू 200, 16,000, 16,000। क्लियर हो गया? अब तो पूरा भेजे में घुस गया है कि कैसे करना है और क्या करना है। यस और नो? परफेक्ट, श्योर। चलो बढ़ जाऊं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। चलो, सो कंपनी ने गैस कंटेनर्स फिर सेल और रिटर्न पर बेचे हैं, और वही बकवास एक्चुअल सेल्स ब्ला 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 डे बुक। अब आपने 100 गैस कंटेनर बेचे थे जिसकी कॉस्ट है 900, और आपने बेचे लेकिन उसको 1200 में। एक मिनट, आपको मालूम है हम क्या करते हैं? पहले डिटेल्स लिख लेते हैं, राइट? सो आपने 100 यूनिट्स पहले तो बेचे जिसकी ऐसे तो कॉस्ट है 1200, यस और नो? उप सॉरी, इसकी कॉस्ट है 900, इसकी कॉस्ट है 900,
लेकिन आपने बेचे उसको कितने पे? 1200। आगे कहता है आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स वर सोल्ड एट 1500। वाह 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 वाह, मतलब 1200 में बेचा, लेकिन फिर पीछे से आप एटीट्यूड में आ गए, आपने बोला 1500 में लेना है तो ले वरना जा। तो एक बार मैं इधर किधर लिख देता हूं, सोल्ड 20 एट 1500 रुपीज ईच। ओके एवरीबडी, चलो अब एकदम अच्छी तरह से, पहले आपने कितने कंटेनर बेचे? 100, और क्या प्राइस पे बेचे थे? 1200। तो पहली एंट्री क्या होगी? यस, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 इंटू 1200। तो 100 इंटू 1200 कितना होता है? 1,20,000, 1,20,000। परफेक्ट एवरीबडी। अब आपने अचानक से कितने गुड्स बेचे? 20 यूनिट्स कंफर्म किए, लेकिन क्या भाव में? 1500 में। अच्छा, अब आपको अगर ऐसा बोलते कि 20 यूनिट्स हमने 1200 में ही बेचे होते, तो क्या हम इसमें कोई एंट्री पास करते? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने अभी कितनी बार सिखा दिया, जब आप बेचते हो तो क्या हमें फिर से एंट्री पास करनी है? नहीं, वरना डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहां पर आपने 20 गुड्स बेचे, लेकिन कितने में बेचे हैं? आपने बेचे हैं 1500 में, जबकि आपने पहले कितने में रिकॉर्ड किया था? 1200। तो क्या अब आप 300 रुपए और चढ़कर मांग रहे हो? हाँ। और कितने गुड्स पर? 20। तो क्या मुझे 300 रुपीज इंटू 20 की और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी? यस। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जो 20 यूनिट मैंने बेचे हैं इंटू ये 300 रुपए, विच कम्स टू 6,000। और ये जो 300 है ये कैसे आया? 1500 माइनस 1200। क्लियर? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? अच्छा, अब सम तो खत्म हो गया। अब जरा बताइए मैंने कितने गुड्स बेचे थे? 100। कितने बिक गए? 80, सॉरी 20। तो 80 तो अभी भी बाकी है। 80 का तो जवाब नहीं आया। आपको मालूम है जिसका जवाब नहीं आता हम क्या करते हैं? यस, उसकी एंट्री हम रिवर्स कर देते हैं। और हमने कौन सी प्राइस पर बेचे थे? 1200। तो चलिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जिन गुड्स के रिलेटेड हमें कोई जवाब ही नहीं मिला है अब तक, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो कितने गुड्स हैं वो? 80 यूनिट्स into 1200. So this comes to 96,000. 96,000. Perfect. Everybody. Yes or no? Clear? Sure about this? अच्छी तरह से। और अब मुझे बताइए, जो 80 यूनिट्स है इसको मेरे क्लोजिंग स्टॉक में मुझे लेना है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी अमाउंट पे लूंगा? 1200 पे लूंगा या 900 पे? 900, क्योंकि हम कॉस्ट पे लेते हैं। तो अब उसकी एंट्री क्या आएगी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग account, to trading account। तो क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या आ रहा है? एक मिनट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट 80 इंटू 900। तो 80 इंटू 900 कितना आता है? 72,000। 72,000। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? अब एकदम क्लियर हो गया है। अब समझ में भी आ गया है कि सिर्फ एक ही एंट्री का खेल है, डेटर्स टू सेल, सेल्स टू डेटर्स। बस याद रखना है कि हम कौन से अमाउंट पे उसको कर रहे हैं। सिंपल। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? चलिए, वन मोर क्वेश्चन दैट वी विल डू। और एक क्वेश्चन करेंगे।
और एक क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं होता, मेथड 1 एकदम टकाटक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेथड 2 और मेथड 3 इससे भी इजी है। इजी है यार सब, अब और क्या इजी चाहिए तुमको इसमें। ये एक दिन का चैप्टर नहीं है ये सब मैंने इजी इजी चैप्टर्स बाद में रखे थे कि हम लोग आराम से बाद में करेंगे, बट अब ये देखो कितना आराम है लॉकडाउन, आराम ही आराम। चलिए कोई बात नहीं, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट सेज 200 रुपए की मशीन थी और just before the year end 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280. Yes, out of which only 90 are accepted at 250 और बाकी का तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आया। तो क्वेश्चन कह रहा है अभी बताओ कैसे करने का। आपको तो मालूम है मैं ऐसे करता ही नहीं, पहले मेरे को सब डिटेल्स लिख लेनी है। कितने गुड्स बेचे थे मैंने, 300 यूनिट्स बेचे थे। क्या कॉस्ट थी उसकी, 200। तुमने कितने पे बेचा था, हमने तो बेचा था 280 पे। फिर क्या हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स ही बेच पाए। अच्छा, क्या प्राइस पे, वो भी 250। ओके, मतलब इस बार कस्टमर आपके ऊपर भारी हो गया, उसने बोला 250 में देना है तो दे वरना जाने दे, और आपने 250 में दिया, जबकि आपने एक्चुअल सेल कितने का किया था, 280 का। और बाकी यूनिट्स का क्या, बाकी यूनिट्स का तो सर जवाब ही नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब बढ़ जाएंगे आगे। ओके, तो सबसे पहले आपने कितने यूनिट्स बेचे, 300 यूनिट्स बेचे, कितने में, 280। तो कर ले एंट्री, चलो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 into 280। सो 300 into 280 कितना होता है, 84,000। ठीक है, फिर कितने गुड्स जो है वो एक्सेप्ट हो गए, 90 उसने हाँ बोल दिया। लेकिन गाइस उसने हाँ कितने पे बोला, ये देखो 250, आपने कितने में बेचा था, 280। क्या हमने 30 रुपीज कम में बेचा है, हाँ, तो क्या हमें 30 रुपीज जितना रिवर्स करना पड़ेगा, यस। और रिवर्स भी जो हम करेंगे वो कितने यूनिट्स के रिलेटेड करेंगे, सिर्फ 90 यूनिट्स के रिलेटेड। तो चलो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 90 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज, ये कितना हो गया, 2700। और ये जो 30 रुपीज है ये कैसे डिफरेंस आया, ये 280 माइनस 250। क्लियर, श्योर अबाउट दिस, पक्का समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी यूनिट्स का क्या है, 300 में से 90 तो आपने बेच दिए, तो बाकी कितने बच गए, 210 यूनिट्स। क्या 210 यूनिट्स का कुछ जवाब आया है अब तक, नहीं। जिसका जवाब नहीं आता अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट डेट पर पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 210 यूनिट्स, और आपने उसको कितने प्राइस पर बेचा था, 280। सो 210 इंटू 280, 58,800, 58,800। यस और नो, श्योर अबाउट दिस। और अब ये 210 यूनिट्स को मेरे को मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा। जरा बताइए क्लोजिंग स्टॉक में मैं कौन सी वैल्यू पे लूंगा, 280 पे लूंगा, अरे 280 पे लूंगा या 200 पे लूंगा, 200। वेरी गुड, तो क्या एंट्री पास होगी, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो कितने यूनिट्स हो गए, 210 इंटू 200, तो कितना हो रहा है ये, 42,000। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस, पक्का,
सो यहाँ पर आपका मेथड 1 जो है वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर होता है। आशा है आपको समझ में आया। सो पार्ट 1 हमने जो ये किया, हमने इसमें मेथड 1 पूरी तरह से क्लियर किया, जिसमें अगर कैजुअल मतलब हार्डली आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता हो तो यू शुड गो फॉर दिस सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सच सेल एज अ नॉर्मल सेल। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट 2 जो मेथड्स है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली, हम ये पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यूट्यूब पर ये अपलोड किया है, उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच। हम लोग पार्ट 2 में दोनों ही मेथड्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे। थैंक यू।